नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महाकालेश्वर मिश्र अथर्व लॉ पॉइंट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस सेशन में बातचीत करेंगे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में। जैसा आप सभी को पता है कि वर्तमान में हमारे समाज में कुछ व्यक्तियों के द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ बहुत ही असभ्य व्यवहार किया जाता है। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए प्रॉपर तरीके से इस एक्ट को बनाने का प्रयास किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले हमारी विधियों में माता पिता के भरण पोषण के संबंध में प्रावधान नहीं था। इसके पहले दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का आवेदन वहां पर भी माता पिता बच्चों के खिलाफ लगा सकते थे, लेकिन चूंकि इसके संबंध में कोई बहुत स्पेसिफिक कानून नहीं था, उस बात को ध्यान में रखते हुए 2007 में इस एक्ट को बनाया गया। ये जो अधिनियम बना है ये आपका 7 अध्याय और 32 धाराओं में विभाजित है। 2007 का अधिनियम क्रमांक 56 है। 29 दिसंबर 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसके बाद 31 दिसंबर को इसको भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम को हर राज्य के द्वारा अलग अलग तारीख को लागू किया गया। मध्य प्रदेश की बातचीत करें तो मध्य प्रदेश में इसको 23 अगस्त 2008 को लागू किया गया। इस अधिनियम के विस्तार के बारे में बातचीत करें तो शुरुआत में जब अधिनियम बना था जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार नहीं था, लेकिन जब आर्टिकल 370 हट गया उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की जो शेड्यूल 5 है उसके एंट्री नंबर 58 के तहत जम्मू कश्मीर शब्द को विलोपित कर दिया गया। तो वर्तमान में ये जो अधिनियम है संपूर्ण भारत पर आपका यहाँ पर अप्लीकेबल है। अब इसके बाद यहाँ पर यदि बातचीत करें इसके डेफिनेशन क्लॉज में, तो यहाँ पर जो डेफिनेशंस बताई गई हैं, तो जैसे पहली परिभाषा बताई गई है बालक। अब देखिए बालक का हम लोग मतलब क्या निकालते हैं कि कोई भी 18 साल से कम एज का व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर बालक का मतलब है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से अधिक का है। इसको ऐसे समझिए कि बालक मतलब कि ऐसा बालक जिसके ऊपर लायबिलिटी है अपने माता पिता का ध्यान रखने की। तो देखिए यहाँ पर बालक के अंतर्गत बोला गया है कि अवयस्क बालक इसमें शामिल नहीं है, यानी कि कोई भी पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री जो वयस्क हों यानी कि एज ऑफ मेजॉरिटी को अचीव कर चुके हों बालक कहलाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आपका अवयस्क माइनर का वही डेफिनेशन माना जाएगा, यानी कि 18 साल से कम एज का व्यक्ति। माता पिता यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माता पिता को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका जो बायोलॉजिकल माता पिता होते हैं, दूसरे आपके एडॉप्टेड माता पिता होते हैं और तीसरे आपके जो सौतेले माता पिता हैं, स्टेप मदर फादर हैं, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत ये करता है। इसके बाद यहाँ पर नातेदार रिलेटिव्स का यहाँ पर आगे डिफाइन किया गया है प्रमुख परिभाषा। तो नातेदार यहाँ पर यदि कोई भी निःसंतान कोई भी व्यक्ति यदि जिसका कोई भी बच्चा नहीं है और निःसंतान दंपत्ति है, निःसंतान व्यक्ति हैं और उन व्यक्ति की संपत्ति जिसको जानी है वो नातेदार यहाँ पर कहलाएंगे। और वरिष्ठ नागरिकों में 60 साल के ऊपर का कोई भी नागरिक यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक यहाँ पे कहलाता है। 2F में यहाँ पर संपत्ति को डिफाइन किया गया है, 2I में राज्य सरकार को डिफाइन किया गया है, 2J यहाँ पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा धारा 7 के तहत अधिकरण को डिफाइन किया गया है और लास्ट में आपका 2K में है वेलफेयर, यानी कि वेलफेयर के तहत कोई भी आहार स्वास्थ्य देखभाल जो भी एक आवश्यक चीज़ें वस्तुएं जो माता पिता को वरिष्ठ नागरिक देना चाहिए उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो ये आपका डेफिनेशन क्लॉज यहाँ पे कहता है। अब इसके माता पिता भरण पोषण अधिनियम के यदि चैप्टर 2 को देखते हैं तो चैप्टर 2 को यहाँ पर धारा 4 से लेकर के धारा 18 तक को आप इसको चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। तो भरण पोषण संबंधी जो प्रावधान है, तो पहले देखिए भरण पोषण संबंधी मुख्य प्रावधान धारा 4 से 11 तक में है, जिसमें भरण पोषण का अधिकार धारा 4 में बताया गया है, अधिकरण की स्थापना धारा 7 में बताया गया है, आवेदन कैसे करेंगे अधिकरण में धारा 5 बताया गया है, प्रक्रिया कैसे करेंगे धारा 6 और 8 में बताई गई है, आदेश भरण पोषण का जो है तो धारा 9 में बताया गया है, भरण पोषण के आदेश में क्या कोई परिवर्तन हो सकता है धारा 10 में बताया गया है और प्रवर्तन के संबंध में धारा 11 में बातचीत करता है। सहायक प्रावधान में धारा 12, 13 और 14 में बताए गए हैं। इसके बाद अपील संबंधी प्रावधान धारा 15, 16 में बताए गए हैं और मामले का रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व कौन करेगा धारा 17 और 18 में इसके संबंध में बातचीत किया गया है। प्रॉपर तरीके से इसको हम यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर यदि इन पर्टिकुलर धाराओं को थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं तो माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण धारा 4 एक अधिकार देता है माता पिता वरिष्ठ नागरिकों को कि यदि उनका भरण पोषण कोई भी उनका बालक या उनका नातेदार नहीं कर रहा है
तो पहली बात तो उनको बाध्यता है, बालक और नातेदार को बाध्यता है और नहीं कर रहा है, तो माता पिता और उनके जो वरिष्ठ नागरिक हैं तो वो सभी भरण पोषण का आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस धारा 7 यहाँ पे सीक्वेंस से नहीं इसलिए बताया क्योंकि अब चूंकि आवेदन कहाँ करेंगे, अधिकरण में करेंगे, ट्रिब्यूनल में करेंगे, तो ट्रिब्यूनल को धारा 7 में यहाँ पर बताया गया है। धारा 7 यदि आप देखोगे तो धारा 7 में राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 6 महीने के अंदर, ठीक है ना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से 6 महीने के अंदर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यहाँ पर कह सकते हो ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकता है। राज्य के उपखंड अधिकारी यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर या उसके ऊपर की पंक्ति के अधिकारी को यहाँ पर आपके ट्रिब्यूनल में अध्यक्षता सौंपी जाएगी, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। देन उसके बाद धारा 5 भरण पोषण का आवेदन। भरण पोषण का आवेदन धारा 5 के तहत किया जाता है। यहाँ पर भी कोई कठिन चीज़ नहीं कहता है। भरण पोषण के लिए आवेदन माता पिता स्वयं कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर उनके तरफ से कोई संस्था कोई संगठन भी कर सकती है, या फिर अधिकरण स्वप्रेरणा से भी आवेदन को ग्रहण कर सकता है, ये चीज़ यहाँ पे कहता है। अंतरिम भरण पोषण का भी यहाँ पे कार्यवाही करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भरण पोषण के लिए कोई आवेदन किया गया है उसका निपटारा 90 दिन के अंतर्गत यहाँ करने का प्रयास किया जाएगा, और भरण पोषण का जो आदेश दिया जाता है वो या तो आदेश की तारीख से या आवेदन की तारीख से यहाँ पे भरण पोषण लागू होगा। धारा 5 में काम की चीज़ें यहाँ पर यही कहती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यदि माता पिता के भरण पोषण का आवेदन किया गया है और अधिकरण द्वारा भरण पोषण का आदेश दे दिया गया है और कोई व्यक्ति यदि उस मासिक जो भरण पोषण की राशि है वो नहीं देता है तो एक डिफ़ॉल्ट पर उसको 1 महीने की सज़ा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी पिछले कोई भी ड्यू अमाउंट को यदि वसूल करना है तो 3 महीने के अंदर आवेदन लगाना पड़ेगा। 3 महीने के बाद जो है तो पुरानी राशि की वसूली जो है तो आप नहीं कर सकते हो, इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे प्रक्रिया के बारे में यदि हम बातचीत करें तो धारा 6 में अधिकारिता और प्रक्रिया के बारे में बातचीत करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जनरली कार्यवाही वहाँ पे प्रारंभ की जाएगी जहाँ पर कह सकते हो कि माता पिता बालक नातेदार निवास करते थे, अंतिम बार निवास किए गए थे ये। यहाँ पर बालक नातेदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण के पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की शक्तियाँ CRPC के तहत यहाँ पर रहेंगी, ये प्रकार यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि चूँकि प्रयास ये किया जाएगा कि भैया भरण पोषण का आदेश करने के पहले सुलह अधिकारी के पास जो है तो मामला भेजा जाएगा और सुलह अधिकारी मामले का डिस्पोजल बाहर ही करवा देता है 1 महीने के अंदर, तो फिर अधिकरण यहाँ पर कोई आदेश नहीं करेगा, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। धारा 8 में कहता है कि जाँच के संबंध में संचित प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी और जनरली यहाँ पर जो जांच करने के दौरान अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में आने के लिए बाध्य करना है तो क्रिमिनल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी, लेकिन जांच के दौरान साक्ष्य लेना है, कोई भी समन जारी करना है, कोई भी कार्रवाई करना है तो इसके लिए यहाँ पर साक्षी को हाजिर करने के लिए समन जारी करना है तो सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ रहेंगी और उसके लिए अधिकरण को सिविल न्यायालय समझा जाएगा। फाइनली जब इस बात का निर्धारण हो जाएगा कि भरण पोषण का आदेश करना है तो धारा 9 के तहत भरण पोषण का आदेश मासिक भत्ते के तौर पर यहाँ पर किया जाएगा और भरण पोषण की अधिकतम जो राशि है वो 10,000 रुपये तक की हो सकती है, ये धारा 9 यहाँ पर कहता है। धारा 10 कहता है भत्ते में आवश्यक परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन हो सकता है, और धारा 11 कहती है कि उस आदेश का प्रवर्तन करने के लिए आवश्यक उसी प्रकार से आदेश का प्रवर्तन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएंगी जिस प्रकार से आदेश का प्रवर्तन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की अध्याय 9 के तहत कार्रवाई की जाती है। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे सहायक प्रोविजंस में यदि हम बातचीत करें तो धारा 12 से लेकर के 14 तक में कहता है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कोई भी माता पिता भरण पोषण के लिए इस अधिनियम के तहत जा सकते हैं या CRPC के तहत जा सकते हैं, लेकिन वो दोनों अधिनियम के तहत नहीं जा सकते हैं। यदि वो CRPC 125 के तहत गए हैं तो इस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे, इस एक्ट के तहत आवेदन लगाया है तो CRPC के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। बाद में भरण पोषण की रकम को न्यायालय में जमा करने के संबंध में धारा 13 कहता है, और चूंकि यदि यहाँ पर न्यायालय ने ये कहा है कि आवेदन की तारीख से ही भरण पोषण देना पड़ेगा, तो जैसे आवेदन की तारीख से भरण पोषण देना पड़ेगा एक कोई भी अमाउंट मान लीजिए 5,000 महीने के हिसाब से, तो जो
पिछली अमाउंट है उस पर साधारण ब्याज भी जो है तो वसूल किया जा सकता है, जो 5% से कम नहीं होगा और 18% से ज़्यादा नहीं होगा। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि अधिकरण ने कोई भी आदेश दे दिया है, उस आदेश से यदि माता पिता दुखी हैं तो माता पिता या जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अधिकरण में अपील कर सकते हैं। अब अपील अधिकरण का गठन यहाँ पर किया गया है। अपील अधिकरण में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उसके ऊपर की पंथ के अधिकारी को यहाँ पर अपील अधिकरण का अध्यक्ष यहाँ पर बनाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अपील आदेश यानी कि अधिकरण द्वारा आदेश किए जाने की तारीख से धारा 16 कहता है कि 60 दिन के अंदर अपील किया जाएगा। और अपील अधिकरण जो है, अपील यहाँ पे अधिकरण द्वारा दिए गए कोई भी आदेश है उसकी सभी प्रतियां दस्तावेज वगैरह मंगवा सकता है और मंगवा करके मामले को फिर से यहाँ पर सुन सकता है। और प्रयास यहाँ पर ये करेगा कि अपील आदेश प्राप्ति के 1 महीने के भीतर लिखित में सुनाने का यहाँ पे प्रयास करेगा, यानी कि अपील अधिकरण द्वारा 1 महीने के अंदर यहाँ पर अपील का निपटारा करने का प्रयास करेगा। प्रमुख चीज़ यहाँ पे कहता है। ये जो भी मामले हैं यहाँ पर, तो इन मामलों में किसी वकील के द्वारा रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन चूंकि माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का वरिष्ठ नागरिकों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक भरण पोषण अधिकारी की यहाँ पर नियुक्त की जा सकती है राज्य सरकार द्वारा, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद से अन्यून पंथ का कोई भी अधिकारी यहाँ पर होगा। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या उसके नीचे का होगा। ये माता पिता का रिप्रेजेंटेशन जो है तो अधिकरण या अपील अधिकरण के सामने कर सकता है। तो ये प्रमुख यहाँ पर अध्याय 2 यहाँ पे प्रमुख रूप से इस एक्ट की बताई गई है। अध्याय 3 में वही है कि राज्य सरकार प्रयास करेगा वृद्धाश्रमों की यानी कि ओल्ड एज होम्स की रचना यहाँ पर की जाए। प्रयास किया जाएगा कि वृद्धाश्रम में कम से कम 150 वृद्धों को, बुजुर्गों को रखने के लिए व्यवस्था हो और ऐसे व्यक्तियों को जो निर्धन हो, गरीब हों, ये धारा 19 कहता है। धारा अध्याय 4 में बातचीत करते हैं, तो अध्याय 4 यहाँ पे चिकित्सीय देखभाल, यानी कि यहाँ पर प्रयास करेगा कि सरकारी अस्पताल हो तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से बेड की व्यवस्था करना, उनके लिए अलग से व्यवस्था करना और सभी रोगों का उपचार करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का जो कर्तव्य है ये राज्य सरकार का रहेगा। ये धारा 20 अध्याय 4 यहाँ पे कहता है। फिर वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति को भी सुरक्षित करना जरूरी है, तो वरिष्ठ नागरिकों कल्याण के लिए प्रचार जागरूकता आदि का उपाय धारा 21 के तहत, अध्याय 5 धारा 21 के तहत यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में समन्वय के साथ काम कर सकती हैं। धारा 22 में यहाँ पे कहता है कि राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियाँ दे सकता है और आवश्यक उपाय करने को कह सकता है ताकि वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति की रक्षा यहाँ पर की जा सके। अध्याय 23 थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने इस भरोसे पर वरिष्ठ नागरिक से संपत्ति को प्राप्त किया है फ्री में कि वह आगे चल के यदि वरिष्ठ नागरिक उसको संपत्ति दे दे, कोई नातेदार, तो इस भरोसे पर वरिष्ठ नागरिक को किसी नातेदार ने भरोसा दिलाया है कि वरिष्ठ नागरिक यदि उस नातेदार को संपत्ति दे दे तो नातेदार वरिष्ठ नागरिक का सेवा सहाय करेगा, उसका ध्यान रखेगा। लेकिन नातेदार ऐसा नहीं करता है तो इसको ध्यान रखिएगा, कपट माना जाएगा और ऐसी दशा में अंतरक यानी कि वरिष्ठ नागरिक के पास ये अधिकार होगा, ट्रांसफरर के पास, कि इस ट्रांजैक्शन को वाइड शून्य डिक्लेयर करवा दे। तो यहाँ पर ये वरिष्ठ नागरिक ऐसा करवा सकता है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई भी यदि प्रतिफल के बिना वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है तो इस संव्यवहार को सही नहीं माना जाएगा, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रमुख चीज़ें आपका धारा 23 कहता है, यानी कुल मिलाकर के कि वरिष्ठ नागरिकों को कपट के माध्यम से यदि संपत्ति प्राप्त किया गया है वरिष्ठ नागरिकों से तो ऐसे अंतरण यहाँ पर शून्य हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, ये यहाँ पे कहता है। अब अपराध और विचारण के बारे में बातचीत करते हैं, तो धारा 24 सिंपल सी बात है कि वरिष्ठ नागरिक को आप ऐसे ही नहीं छोड़ोगे कहीं पर, लेकिन यदि आप अपने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक को ऐसे ही कहीं पर भी
परित्यक्त देते हो, छोड़ देते हो, तो ऐसी कंडीशन में अपराध माना जाएगा। 3 महीने की सज़ा, 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित यहाँ पर किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये अपराध सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हुआ है संज्ञेय और जमानती अपराध कहे जाएंगे और मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाते हुए इनका निपटारा यहाँ पर किया जाएगा। बाद में अंतिम जो चैप्टर है वो प्रकरण मिसलेनियस, यानी कि इस अधिनियम के तहत जितने भी अधिकारी हैं वो सभी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत लोक सेवक माने जाएंगे। सिविल न्यायालय यहाँ पर बेवजह अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। सद्भावनापूर्वक यदि कोई कार्यवाही लोक सेवकों द्वारा की गई है तो उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये धारा 28 में कहता है 2 वर्ष के अंदर कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। केंद्र सरकार, धारा 30 कहता है कि केंद्र सरकार यहाँ पे आवश्यक निर्देश दे सकती है। धारा 31 कहता है केंद्र सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है और धारा 32 के तहत राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही संक्षिप्त में मैंने इस अधिनियम को आपके सामने डिस्कशन किया है और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।